सोचिए एक ऐसा देश जो दुनिया से एक बहुत बड़ा राज छुपा रहा हो। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुल्क की जहाँ संगमरमर की चमक के पीछे एक बहुत ही भयानक सच दबा हुआ है। रेगिस्तान में डिज्नीलैंड, लेकिन जहां जान खतरे में है। वाह, क्या लाइन है। ये शब्द उस जगह के बारे में सब कुछ कह देते हैं। एक तरफ चकाचौंध और दूसरी तरफ एक अजीब सी बेचैनी। ऐसा लगता है जैसे हर पल कोई हम पर नजर रख रहा हो। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया का सबसे सफेद, सबसे शानदार दिखने वाला ये शहर आखिर पूरी तरह से खाली क्यों है? इस बेजान चकाचौंध के पीछे की हकीकत क्या है? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी खाली संगमरमरी शहर की। देखिए, कागजों पर अशकाबाद एक सपनों का शहर है। चमकता हुआ सफेद संगमरमर, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की भरमार, 8 लेन वाले हाईवे, यहाँ तक कि दुनिया का सबसे बड़ा फेरिस व्हील भी यहीं है। कमाल है ना? लेकिन हकीकत कुछ और ही है। ये एक भूतिया शहर है जहाँ लोग नहीं, सिर्फ सफाई कर्मी दिखते हैं। हाईवे है पर गाड़ियां गायब हैं। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा फव्वारा तो है, लेकिन लोगों के घरों में पीने का पानी नहीं है। अब जरा सोचिए, इतने बड़े सच को छिपाने के लिए एक सरकार को क्या करना पड़ेगा? एक पूरा का पूरा नकली शहर बनाना पड़ेगा? क्या ऐसा मुमकिन है? क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? जवाब है हाँ। चलिए इतिहास में चलते हैं और एक ऐसे ही धोखे की कहानी देखते हैं। बात है 1944 की, जब हॉलोकॉस्ट की खबरें दुनिया तक पहुंचने लगीं तो नाजियों ने अपनी इमेज बचाने के लिए एक चाल चली। उन्होंने एक नकली शहर बनाया जिसका नाम था थेरेजियन स्टार्ट, और फिर रेड क्रॉस के इंस्पेक्टर्स को दौरे पर बुलाया। इंस्पेक्टर्स ने क्या देखा? साफ सुथरी गलियां, खुशहाल यहूदी परिवार जो असल में कैदी थे, जिन्हें एक्टिंग करने पर मजबूर किया गया था। रिपोर्ट में लिखा गया, हालात ठीक हैं। पर यह सब एक बहुत बड़ा झूठ था। जैसे ही कैमरे हटे, उन सभी लोगों को, बच्चों तक को, ऑशविट्स के डेथ कैंप में भेजकर मार दिया गया। वो शहर नहीं, एक स्टेज था। और जैसे थेरेशियन स्टार्ट एक स्टेज था, वैसे ही अशकाबाद भी एक भ्रम है। एक ऐसा भ्रम जिसे सिर्फ एक आदमी ने बनाया है। तो कौन है ये आदमी? ये है सपरमुरात नियाज़ोव, वो तानाशाह जिसे सभी तुर्कमेनों का पिता कहा जाता है। सोवियत संघ के टूटने के बाद नियाज़ोव ने खुद को एक उपाधि दी, तुर्कमेनबाशी। इसका मतलब होता है सभी तुर्कमेनों का सर्वोच्च नेता। बस इस एक टाइटल के साथ ही उसे देश पर पूरी तरह से कंट्रोल मिल गया। और इस कंट्रोल का उसने क्या किया? खैर, उसकी सनक की कोई सीमा नहीं थी। उसने जनवरी महीने का नाम बदलकर अपने नाम पर रख दिया और सितंबर का नाम अपनी किताब के नाम पर। उसने अपनी 24 कैरेट सोने की एक मूर्ति बनवाई जो सूरज की तरफ मुंह करके घूमती रहती थी। इतना ही नहीं, राजधानी में काली कारें और कुत्ते बैन कर दिए गए। और तो और, बच्चों को सोने के दांत लगवाने से मना करके हड्डियां चबाने को कहा ताकि दांत मजबूत हो। मतलब कुछ भी। लेकिन ये सब करने के लिए, इस पूरे दिखावे को बनाए रखने के लिए, उसे डर का एक बहुत बड़ा तंत्र बनाना पड़ा। ये तंत्र था केएनबी, यानी कमिटी फॉर नेशनल सिक्योरिटी। ये सोवियत केजीबी का ही नया रूप था। एक खुफिया पुलिस जिसके पास हर नागरिक के डेटा की पूरी पहुंच थी। और जानते हैं ये काम कैसे करती थी? मुखबिरों के जरिए। हमारे पड़ोसी, हमारे सहकर्मी, यहाँ तक कि बच्चे भी सरकार के लिए जासूसी करते थे। हालत ये थी कि लोगों को अपने ही घर में बात करने से डर लगता था। और इस डर के सिस्टम का दिल था उबादन देपे, रेगिस्तान के बीचों बीच बनी एक जेल। पर यह कोई आम जेल नहीं थी। इसे नियाज़ोव की पर्सनल साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी कहा जाता था। यहाँ लोगों पर भयानक अत्याचार होता था, उन्हें भूखा रखा जाता था और पूरी दुनिया से अलग थलग कर दिया जाता था। और फिर 2002 में जब नियाज़ोव पर एक नकली जानलेवा हमला हुआ तो हजारों लोग इसी सिस्टम में गायब हो गए। उन्हीं में से एक थे बोरिस शिखमोरादोव, देश के पूर्व विदेश मंत्री। कुछ दिन बाद बोरिस टीवी पर दिखे। उन पर टॉर्चर के निशान साफ थे। और उन्होंने कैमरे पर क्या कहा? मैं एक साधारण अपराधी और एक ड्रग एडिक्ट हूं। मैं एक कीड़ा हूं जो केवल अपने देश को नष्ट कर सकता है। सोचिए, एक पूर्व विदेश मंत्री से ये सब कहलवाया गया। इसके बाद बोरिस शिखमुरादोव को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। तो ये कंट्रोल का सिस्टम 3 पिलर्स पर खड़ा था। पहला, फिजिकल कंट्रोल, मतलब एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी परमिट चाहिए।
पासपोर्ट आपकी वफादारी का सर्टिफिकेट है जिसे सरकार जब चाहे रद्द कर सकती है। दूसरा था इंफॉर्मेशनल कंट्रोल। सारा मीडिया सरकारी प्रोपेगेंडा था, सोशल मीडिया, वीपीएन, विदेशी किताबें, सब कुछ बैन। और तीसरा, जो सबसे खतरनाक था, वो था साइकोलॉजिकल कंट्रोल। और ये साइकोलॉजिकल कंट्रोल कैसे किया गया? एक किताब के जरिए, जिसका नाम था रूहनामा। इसे खुद नियाज़ोव ने लिखा था। इसमें मनगढ़ंत इतिहास और उसकी अपनी कहानी थी, और इसे एक पवित्र ग्रंथ बना दिया गया। इतना ही नहीं, ये कहा गया कि जो इसे 3 बार पढ़ेगा वो सीधा जन्नत जाएगा। स्कूलों में, मस्जिदों में, यहाँ तक कि ड्राइविंग लाइसेंस के एग्जाम में भी हर जगह बस यही किताब। तो 2006 में नियाज़ोव की मौत हो गई। लगा कि शायद अब सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसका बनाया हुआ भ्रम आज भी जिंदा है। आज भी 2025 में तुर्कमेनिस्तान का ग्लोबल फ्रीडम स्कोर क्या है जानते हैं? 100 में से सिर्फ 1। जी हाँ, सिर्फ 1। इसे दुनिया के सबसे दमनकारी देशों में वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट कैटेगरी में रखा गया है। और बात करें प्रेस फ्रीडम की, तो वहां भी हाल बुरा है। 2023 के इंडेक्स में ये देश उत्तर कोरिया और ईरान के साथ खड़ा है, 180 देशों में 176वें नंबर पर। नियाज़ोव तो 2006 में मर गया, लेकिन उसका सिस्टम आज भी कायम है। जानते हैं उसके बाद पावर में कौन आया? उसका पर्सनल डेंटिस्ट। और उसने आके उस सोने के पिंजरे को और भी कसकर बंद कर दिया। देखिए, तुर्कमेनिस्तान में तानाशाही एकदम साफ है। वो सोने की मूर्तियों और खाली संगमरमरी शहरों में दिखती है। पर एक सवाल यहाँ जरूर उठता है, क्या आज के मॉडर्न डेमोक्रेसीज में कंट्रोल अदृश्य हो सकता है? क्या वो एल्गोरिदम्स में, इको चेम्बर्स में या ट्रेंडिंग नैरेटिव्स में छिपा हो सकता है? क्योंकि सच तो यही है, जो सिस्टम हमारी सोच को कंट्रोल करता है वही हमें कंट्रोल करता है। और इससे बचने का सबसे बड़ा हथियार क्या है? हर चीज पर सवाल उठाना, क्योंकि असली आज़ादी सोचने की आज़ादी से ही शुरू होती है।